शहर के पास इलाके में अरुण और नीलम का आलीशान बंगला था। बंगले में हर सुख सुविधा मौजूद थी सिवाय माँ कमला देवी के लिए एक सम्मानजनक जगह के। अरुण की पत्नी नीलम को हमेशा अपनी सास से परेशानी रहती थी। इनके कपड़े पुराने हैं, इनसे अजीब सी महक आती है, ये हर बात में टोकती हैं। ये नीलम की रोज की शिकायतें थी। एक दिन नीलम ने अरुण से साफ कह दिया, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। ये मेरा घर मेरी किटी पार्टी और मेरे हाई फाई दोस्तों के हिसाब से नहीं है। इनको या तो वृद्धाश्रम भेजो या फिर कम से कम हमारे सामने से हटाओ। अरुण वैसे तो अपनी माँ से प्यार करता था, पर नीलम का गुस्सा और धमकियाँ उसे मजबूर कर देती थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी माँ के लिए घर के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की सफाई करवाई। कमला देवी के लिए यह सदमा था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा समझा था, उसने उन्हें कूड़े कबाड़ के साथ रहने को मजबूर कर दिया। स्टोर रूम में एक पुरानी चारपाई, टूटी अलमारी और बस एक छोटी सी खिड़की थी। अगले दिन सुबह सुबह जब कमला देवी अपनी कमर सहलाती हुई रसोई में आई तो नीलम चिल्ला पड़ी, माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि इधर मत आया कीजिए। आपकी वजह से मेरी रसोई गंदी हो जाती है। अब से आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। आपको जो भी चाहिए नौकर को बता दीजिए। कमला देवी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप अपने नए ठिकाने की ओर लौट गई। उनके हाथ में पूजा की एक छोटी सी तस्वीर थी। वही अब उनकी एकमात्र सहारा थी। समय अपनी गति से चलता रहा। अरुण और नीलम अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम में खोए रहे। उनके पास अपनी इकलौती बेटी रिया के लिए भी कम ही समय होता था, लेकिन वह मासूम बच्ची अपनी दादी से बेहद प्यार करती थी। छिप छिप कर वह दादी के पास जाती, उनसे कहानियाँ सुनती और उन्हें खाना खिलाती थी। एक शाम नीलम ने एक शानदार किटी पार्टी रखी। जब सब सहेलियां बैठी थी, तभी पड़ोस की एक महिला ने कमला देवी को स्टोर रूम के पास कपड़े धोते हुए देख लिया। उसने नीलम से पूछा, अरे नीलम, यह बुढ़िया कौन है जिसे तुमने नौकरानी रखा है? वह तुम्हारे घर के पीछे क्यों रहती है? नीलम को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने झट से कहा, ओह, ये मेरी पुरानी आया है, थोड़ी पागल है, इसलिए बाहर रखती हूँ। कमला देवी ने यह सुना और उनकी आंखें एक बार फिर भीग गईं। उसी रात उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे बेटे बहू को सद्बुद्धि दो। अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो उन्हें माफ़ करना, पर उन्हें एहसास कराओ कि बुढ़ापा सबका आता है। कुछ साल बाद अरुण का व्यापार अचानक ठप पड़ गया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट में भारी नुकसान हुआ। उन्हें अपना आलीशान बंगला बेचना पड़ा और वे एक छोटे से फ्लैट में रहने आ गए। नीलम को अब नौकरों के बिना घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। इसी बीच उनकी बेटी रिया भी बड़ी हो गई। वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी और वहीं एक अमीर लड़की से शादी करके बस गई। रिया ने फ़ोन पर अपने माता पिता को बताया कि अब वह भारत नहीं लौटेगी। माँ, डैड, रिया ने फ़ोन पर कहा, मैं अब एक बड़े घर की बहू हूँ। आप लोग अब यहाँ मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और वैसे भी आपके पुराने कपड़े और साधारण रहन सहन मेरे नए स्टेटस से मेल नहीं खाते। अरुण और नीलम को रिया की बातें सुनकर वही कड़वा घूंट पीना पड़ा जो उन्होंने खुद कमला देवी को पिलाया था। उनके पास कोई जवाब नहीं था।
एक दिन नीलम अपनी कमर और घुटने के दर्द से कराह रही थी। घर का काम करने से वह थक चुकी थी। उसने अरुण से कहा, अरुण मुझसे अब और नहीं होता। हमारा घर भी छोटा है और हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। कम से कम तुम तो मेरे सामने से हट जाया करो, मुझे चैन से जीने दो। अरुण ने अपनी पत्नी की आंखें नम देखकर कहा, नीलम क्या तुम भूल गई कि हमने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था? हमने उन्हें घर के पीछे टूटे स्टोर रूम में रहने को मजबूर कर दिया था, जहां रोशनी तक ठीक से नहीं आती थी। आज रिया ने हमें परदेश में अकेला छोड़ा है और तुम मुझे सामने से हटाने की बात कर रही हो। नीलम फुट फुट कर रोने लगी। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। हाय कुदरत का कैसा न्याय है, वह बोली। आज हम वही सब भुगत रहे हैं जो हमने माँ को दिया था। हमने सोचा था कि हम सुखी होंगे, पर हमें तो हमारे कर्मों का फल मिला है। आज उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी माँ को फ़ोन लगाया। कमला देवी अब एक वृद्धा आश्रम में बड़े ही सुकून से रह रही थी। वहाँ के अन्य बुजुर्गों के साथ हंसती मुस्कुराती थी। अरुण ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, माँ हमें माफ़ कर दो, हम अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। क्या हम आपके साथ रह सकते हैं माँ? कमला देवी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटे मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, पर अब मेरी ज़िंदगी यही है। तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बस किसी और के साथ वह गलती मत करना जो तुमने मेरे साथ की थी। बुढ़ापा एक ऐसा आईना है जो हर पीढ़ी को अपनी तस्वीर दिखाता है। अरुण और नीलम अब शहर के एक छोटे से फ्लैट में अकेले रहते हैं। उनके पास अब संपत्ति नहीं थी, पर सबक था। वे हर दिन अपनी माँ की गलती के लिए पछताते थे और समाज सेवा के माध्यम से अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करते थे। अरुण और नीलम के जीवन में अब केवल अकेलापन और पछतावा ही बाकी था। कमला देवी के मना करने के बाद भी वे अक्सर वृद्धाश्रम जाकर अपनी माँ से मिलने लगे थे। नीलम अब वृद्धाश्रम के काम काज में हाथ बटाती, बुजुर्गों के लिए खाना बनाती और उनके पुराने कपड़े धोती थी। हर कपड़े को धोते हुए उसे वह दिन याद आता था जब उसने अपनी सास को अपनी रसोई से इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि उनकी महक उसे पसंद नहीं थी। एक शाम जब नीलम वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठी थी तो एक वृद्ध महिला ने उससे पूछा, बेटी तुम इतनी अमीर दिखती हो, फिर भी यहाँ आकर इतनी सेवा क्यों करती हो? नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, माँ जी मैं सेवा नहीं प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने अपनी सास को बहुत दुख दिया था। उनके प्रति किए गए मेरे अन्याय का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी अपनी बेटी ने मुझे त्याग दिया है। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वृद्ध महिला ने नीलम के सिर पर हाथ फेर कर कहा, पछतावा बहुत बड़ी दवा है बेटी, लेकिन असली प्रायश्चित तब होता है जब तुम अपने कर्मों से यह साबित करो कि तुम बदल गई हो। अरुण ने भी अब अपनी छोटी मोटी नौकरी छोड़ दी थी। वह वृद्धाश्रम के आसपास के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया था। कभी खुद को हाई फाई स्टेटस वाला समझने वाला अरुण अब फटे हाल बच्चों के बीच बैठकर उन्हें अक्षर ज्ञान दे रहा था। उसके पास अब धन की चमक नहीं थी, पर चेहरे पर एक नई शांति थी। एक दिन कमला देवी ने देखा कि अरुण और नीलम ने मिलकर वृद्धाश्रम के टूटे फूटे स्टोर रूम की
मरम्मत कर दी है। उन्होंने उस कमरे को एक छोटे से सामुदायिक रसोई घर का रूप दे दिया, जहां वे रोज सभी बुजुर्गों के लिए अपने हाथों से खाना बनाते थे। कमला देवी ने अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, मुझे खुशी है कि तुम दोनों बदल गए हो। मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। अरुण घुटनों के बल बैठ गया और बोला, माँ, आप हमें माफ मत कीजिए, बस हमें यह सेवा करने दीजिए। हम इसी में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कमला देवी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया मेरे बच्चे, अब तुम घर लौट जाओ। और उनने सिर हिलाया, नहीं माँ, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यह घर हमें शांति देती है। हमारी असली माँ तो आप ही हैं, पर ये सभी बुजुर्ग भी हमारे माता पिता जैसे हैं। हमने अपनी गलती से जो खोया है उसे अब हम यहाँ पाना चाहते हैं। कुछ साल और गुजर गए और नीलम अब पूरी तरह से वृद्धाश्रम को समर्पित हो चुके थे। वे वहीं रहते थे और सभी की देखभाल करते थे। एक दिन वृद्धाश्रम में अचानक एक कार आकर रुकी। कार से रिया, अरुण और नीलम की बेटी उतरी। उसके चेहरे पर उदासी थी। रिया को देखकर अरुण और नीलम हैरान रह गए। रिया, तुम यहाँ? नीलम ने पूछा। रिया की आंखें भर आईं। उसने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और अब उसे एहसास हो गया है कि दुनिया में असली प्यार केवल माता पिता ही देते हैं। रिया ने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, माँ, डैड, मैं बहुत बड़ी गलती करके आई हूँ। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। अब मैं यहीं रहूँगी और आपकी सेवा करूँगी। रिया ने जब अपने दादा दादी के पुराने स्टोर रूम की जगह पर बने सुंदर रसोई घर को देखा तो उसे अपने माता पिता की गलती और फिर उनके प्रायश्चित की कहानी समझ आ गई। अरुण ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, पर याद रखना, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हमने तुम्हारी दादी के साथ जो किया वह हमारे पास लौटा। अब तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे कर्मों से करना। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। उसने तय कर लिया था कि वह अब अपनी दादी और वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों की देखभाल में अपना जीवन लगाएगी। कमला देवी ने यह सब देखा। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। अब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि कुदरत ने न केवल उनके बेटे बहू को सही राह दिखाई है, बल्कि पीढ़ी का चक्र भी उन्हें सही जगह पर ले आया है। रिया के आने से वृद्धाश्रम में एक नई ऊर्जा आ गई थी। वह युवा थी और उसमें बहुत उत्साह था। उसने तुरंत वृद्धाश्रम के लिए एक फंड इकट्ठा करना शुरू किया और अपने माता पिता के साथ मिलकर उस पुराने स्टोर रूम की जगह पर एक छोटा सा साफ सुथरा कमला देवी सामुदायिक केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र केवल रसोई घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा हॉल था जहां सभी बुजुर्ग इकट्ठा होते, भजन गाते और एक दूसरे से बातें करते थे। अरुण और नीलम ने रिया को देखकर गर्व महसूस किया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में खो दिया था, अब सही मायने में मानवीय मूल्यों को अपना रही थी। एक शाम आश्रम में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। वृद्धाश्रम के चेयरमैन ने स्टेज पर अरुण, नीलम और रिया को बुलाया। चेयरमैन ने घोषणा की, आज हम यहाँ सर्वश्रेष्ठ सेवक सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस आश्रम की सेवा की है और बुजुर्गों को सम्मान दिया है।
अरुण और नीलम एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि यह सम्मान शायद कमला देवी को दिया जा रहा होगा। चेयरमैन ने आगे कहा, यह सम्मान जाता है। अरुण और नीलम को दोनों हक्के बक्के रह गए। चेयरमैन ने कहा, इन लोगों ने न केवल अपनी पिछली गलतियों का पश्चाताप किया है, बल्कि अपनी बूढ़ी माँ को सच्चा सम्मान देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस आश्रम के नाम कर दी। इन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में पश्चाताप करने का मौका मिले तो उसे कभी नहीं गंवाना चाहिए। अब ये केवल कमला देवी के बेटे बहू नहीं, बल्कि हम सबके बेटे बहू हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नीलम ने रोते हुए सम्मान लिया। उसे लगा कि यह असली खुशी है, वह नहीं जो उसे कभी महंगे गहनों और किटी पार्टियों में मिलती थी। रिया ने फैसला किया कि वह अपने दादा दादी के प्रति किए गए अन्याय को पूरी तरह से मिटा देगी। उसने आश्रम के सदस्यों के साथ मिलकर अरुण और नीलम के पुराने आलीशान बंगले को वापस खरीदने की योजना बनाई। उसने अपनी बची हुई संपत्ति और आश्रम से जुटाए गए फंड का उपयोग किया। कुछ महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद रिया ने वह बंगला वापस खरीद लिया। उसने उस बंगले को पूरी तरह से आश्रम में बदल दिया, जिसका नाम रखा गया मातृ छाया। यह एक ऐसा बड़ा और सुंदर वृद्धाश्रम था जहां हर बुजुर्ग को सम्मानजनक और आरामदायक जीवन मिल सके। उद्घाटन का दिन था। कमला देवी को व्हील चेयर पर लाया गया। उन्होंने अपना पुराना घर अब एक भव्य और सम्मानित आश्रम के रूप में देखकर उनकी आंखें छलक आईं। कमला देवी ने अरुण, नीलम और रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम तीनों ने वह कर दिखाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यह घर अब वास्तव में एक मंदिर बन गया है। कमला देवी अब अपनी बाकी की जिंदगी उसी घर में बड़े ही सम्मान और प्यार से बिताने लगी थी। अरुण और नीलम, जो कभी उस घर के मालिक थे, अब उनके निस्वार्थ सेवक बन गए थे। उन्हें अब किसी बड़े स्टेटस की चिंता नहीं थी, बल्कि हर सुबह उठकर माँ के चेहरे पर शांति देखकर उन्हें सुकून मिलता था। एक रात कमला देवी शांति से सोई और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल अपार शांति थी। अरुण और नीलम रोए, पर उनका रोना दुख का नहीं बल्कि संतोष का था। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वे अपनी माँ को उनके जीवन के आखिरी दिनों में वह सम्मान और प्यार दे पाए जिसके वे हकदार थे। कमला देवी का अंतिम संस्कार उसी मातृ छाया आश्रम के प्रांगण में हुआ, जहाँ सैकड़ों आंखें उनकी शांतिपूर्ण आत्मा को विदाई दे रही थी। अरुण ने सभी से कहा, मेरी माँ ने हमें एक ही सबक सिखाया, सम्मान वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। हम सब वापस नहीं ला पाए, पर हमने सम्मान वापस कमाया। आप सब भी अपने माता पिता को आज ही वह सम्मान दें ताकि आपको कल पश्चाताप न करना पड़े। कमला देवी के जाने के बाद मातृ छाया आश्रम अरुण, नीलम और रिया के लिए केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि उनकी माँ की जीवित विरासत बन गया था। उन्होंने अब अपनी पूरी जिंदगी इस नेक काम के लिए समर्पित कर दी थी। उनका लक्ष्य था कि भारत में कोई भी बुजुर्ग, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अकेला या उपेक्षित महसूस न करे। रिया अपने युवा जोश और पेशेवर प्रबंधन कौशल के साथ आश्रम को एक राष्ट्रीय स्तर के सामर्थ्य संगठन में बदलने में सफल रही। उसने आश्रम के लिए आधुनिक सुविधाएं जुटाई,
बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक टीम नियुक्त की और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए कला और योग कक्षाएं शुरू की। एक दिन जब रिया आश्रम के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी तो उसने एक पुरानी टूटी फूटी कार को आश्रम के गेट पर रुकते हुए देखा। कार से एक अधेड़ उम्र का थका हारा परेशान दिखने वाला व्यक्ति उतरा। उसके साथ एक महिला थी जो लगातार खांस रही थी। रिया उन्हें पहचान गई। वे उसके मामा मामी थे जो कभी बहुत अमीर हुआ करते थे, जो हमेशा अरुण और नीलम की गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। रिया को याद था कि उन्होंने कभी कमला देवी को एक गिलास पानी तक देने से मना कर दिया था। मामा ने रिया को देखा और झिझकते हुए कहा, रिया, हम अपनी माँ को लेकर आए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और हमारे पास अब उनकी देखभाल के लिए साधन नहीं है। क्या उन्हें यहाँ मात्र छाया में जगह मिल सकती है? रिया ने देखा कि वे कितने बेबस और टूटे हुए लग रहे थे। उन्हें बाद में पता चला कि मामा को व्यापार में भारी नुकसान हुआ था और मामी एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी। उनके अपने बच्चों ने, जिन्हें उन्होंने हमेशा पैसे और ऐशो आराम दिया था, अब उनसे मुंह मोड़ लिया था। रिया को अतीत की बातें याद आईं, जब उसके मामा मामी ने उसके माता पिता का अपमान किया था, लेकिन उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। उसने अपनी दादी के सिखाए हुए करुणा के पाठ को याद किया। रिया ने मुस्कान के साथ कहा, मामा जी, मात्र छाया में हर उस माँ बाप का स्वागत है जिन्हें प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। आपकी माँ हमारी दादी की सहेली जैसी है, कृपया उन्हें अंदर ले आइए। मामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रिया के सामने घुटने टेक दिए। रिया, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। हमने तुम्हारे माँ बाप के साथ कितना बुरा किया था। रिया ने उन्हें उठाया और कहा, मामा जी, मात्र छाया में अतीत का कोई बोझ नहीं होता। यहाँ केवल भविष्य की सेवा मायने रखती है। आप भी चाहें तो यहाँ सेवा के काम में हाथ बटा सकते हैं। मामा मामी ने भी आश्रम में रहकर सेवा का मार्ग अपनाया। वे अब उस दुख को महसूस कर रहे थे जिससे कमला देवी कभी गुजरी थी। उन्होंने रिया के माता पिता अरुण और नीलम को भी आश्रम में निस्वार्थ भाव से काम करते देखा। उन्हें एहसास हुआ कि असली धन संपत्ति तो अच्छे कर्मों की होती है। अरुण और नीलम अब पूरे देश में घूम घूम कर मात्र छाया की शाखाएं खोल रहे थे। उनका काम अब केवल एक आश्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी। उन्हें अब अपने पुराने हाई फाई दोस्तों की परवाह नहीं थी, बल्कि हर रात उस दुआ और आशीर्वाद से चैन की नींद आती थी जो उन्हें आश्रम के बुजुर्गों से मिलती थी। माता छाया की कहानी और कमला देवी के अपमान से लेकर रिया की करुणा तक का यह सफ़र लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। यह कहानी हर बेटे बेटी को याद दिलाती थी कि जीवन एक वृंत के समान है। जो आप आज बोते हैं वही कल आपको काटना पड़ता है। अरुण और नीलम अब सच्चे अर्थों में सफल थे। उन्होंने भौतिक संपत्ति खोई थी, पर लाखों लोगों का विश्वास और अपनी माँ का अंतिम आशीर्वाद पा लिया था। उन्हें एहसास हुआ कि कर्मों का फल न केवल दंड के रूप में मिलता है, बल्कि प्रायश्चित के बाद यह मुक्ति और सच्चे सुख के रूप में भी सामने आता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को
लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।